अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान का विफाकी बजट 2025-26 पेश कर दिया गया। असम्बली के फ्लोर पे विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से ये बजट पेश किया गया, जिस पर बहस जो है वो 13 जून बरोज़ जुमा होगी। लेकिन हमने देखा कि जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो अपोजिशन ने बजट की कापियाँ जो हैं वो फाड़ी और एहतजाज भी किया, जो कि हमेशा एक रिवायती चीज़ है जो की जाती है अपोजिशन की तरफ से। लेकिन ये बजट जो है वो क्या था और आवाम के लिए कितना रिलीफ लेकर आया, हमारी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए कितना कारआमद साबित होगा और वगैरह वगैरह। 17,573 अरब रुपए का ये बजट है जो पेश किया गया है। इस पर मुख्तलिफ की पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। वो ये है कि कुल अखराजात का जो तखमीना है वो लगा लिया गया है और 8,207 अरब रुपए सूद की अदायगी, जो कर्ज पाकिस्तान ने लिए थे उनकी अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि जो जारी अखराजात का तखमीना है वो 16,286 अरब रुपए लगाया गया है। हुकूमत की जो खालिस आमदनी है उस पर 11,072 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि FBR महसूलात का तखमीना 14,000 से ज़ायद का लगाया गया है। और इसके अलावा नॉन फाइलर्स के गिर्द मज़ीद घेरा तंग करने का कह दिया गया है, और नॉन फाइलर्स अगर आप हैं तो फिर आपको टैक्स भी उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। जबकि हमने देखा कि जो रियल एस्टेट है उस पर हुकूमत ने एक अच्छी खासी छूट जो है दी है। मुल्की दिफाई बजट की अगर बात की जाए तो 2,550 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पेंशन के लिए 1,055 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई है, जबकि बिजली और दीगर शोबों के लिए जो सब्सिडी है उसके लिए 1,186 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और आम आदमी की ज़िंदगी में जो आसानियाँ आम आदमी ने ढूंढ रखी थी उस पर भी हुकूमत ने ढूंढ कर टैक्स लगाया है। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, तारीफ़ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो मैं एक आम सवाल है जो आम जहन में इस वक्त पनप रहा है, वो ये है कि ये जो बजट पेश किया गया है इसे इंटरसेप्ट करते हुए ज़ाहिर है कि अभी कुछ रोज़ लगेंगे और फिर इस पर बहस होगी वगैरह वगैरह, लेकिन जितना आपने सुना और समझा ये बजट कैसा रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रिया फरवा आपका और आपके चैनल का। गुजारिश ये है कि ये हर साल बजट आता है और बजट चला जाता है। आपने देखा कि आवाम की ज़िंदगियों पे कोई कभी भी इसके मस्बत असरात मुरतब होते हमने नहीं देखे, इसलिए कि हुकूमतों का जो ये एक घोरक धंधा है और ये आदादो शुमार की जो ऊंच नीच है, आवाम को इससे क्या लेना और क्या देना है। आवाम तो चाहती है कि उसको चीज़ सस्ती मिले, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। और फरमा मैं आपको बताऊं कि ये जो हुकूमती लोग हैं, जो ये जितने भी ये बंद कमरों में बैठ के आपकी हमारी किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, उनको कतन ये इस बात का एहसास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ना उस कर्ब से गुज़रे हैं। उन्होंने तो ये एक आदद शुमार दे के एक अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमने आवाम के लिए बहुत कुछ जो है वो हम करेंगे। और 76 सालों से मैं तो ये सुनता आया हूँ कि हर आने वाली हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, अब मैं इसको सुधारूंगा और मैं इसको बेहतर करूंगा। तो ये एक रवायती बजट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। आप के एग्रीकल्चर को देख लें या तामीरात के शोबे को देख लें, सनत के शोबे को देख लें, आप ताजर तबके को देख लें, तो सभी जो है वो इस पे आहो पुकार ही करते आपको नजर आएंगे। क्योंकि नहीं, आप कह रहे हैं कि वो जो एक टिपिकल एक्सपेक्टेशन आम आदमी की कि बजट में शायद कुछ रिलीफ होगा, वो हम आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे कि किसानों के लिए हुकूमत ने। लेकिन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ज़ुबैर मोतीवाला ने हमें ज्वाइन किया, चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप हैं ज़फ़र मोतीवाला साहब ने। मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि वही सवाल जो मैंने शाह साहब से भी पूछा, आपसे पूछ लेती हूँ। बजट तो पेश कर दिया गया, क्या खोया, क्या पाया, क्या बनाया और क्या तवक्कुआत थी आपकी और क्या किया हुकूमत ने?
देखिए, जुबैर बोलते हैं, जफर बोलते हैं, मोती आलम, सब एक ही हैं। हम लोगों की एक ही शिकायतें होती हैं गवर्नमेंट से, चाहे स्टॉक हम्म। एक्सचेंज की हों, चाहे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हों, जुबैर, चाहे वो अपना रिटेल कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो, ये सब की शिकायतें एक ही होती हैं कि भाई टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। मैंने एक चैनल पर ये भी कह दिया था कि हम्म। भाई, उन्होंने पूछा था कि सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ है, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा खुश होता है नॉन फाइलर। नॉन हम्म। फाइलर इसलिए खुश होता है कि उसको परवाह नहीं है कि कितनी एजुकेशन पर जाए, उसको परवाह नहीं है क्या हॉस्पिटल बने, उसको परवाह नहीं है कि भाई डिफेंस में क्या जा रहा है। अब देखिए, दुनिया में हम कह रहे हैं हम आईटी में फ्लरिश करेंगे, हमने 0.8% रखा है एजुकेशन का। और हैव और हैव नॉट्स में अगर ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी है, तो हैव्स वाले के बच्चों को मिल जाएगा ना चांस, हैव हम्म। नॉट्स वालों को तो कुछ नहीं मिलेगा। उनकी तो एजुकेशन ही खत्म कर रहे हैं। अब वो एजुकेशन के बगैर क्या आईटी का एक्सपोर्ट करेंगे, और क्या कंप्यूटर लेंगे, और क्या, बल्कि उस पर कंप्यूटर्स और उसके सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है। तो हम्म। ये सब बातें होती हैं। हमें बस ये था कि खुदा ना खास्ता कोई और बड़ा टैक्स ना लगाए, वो तो नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि जो पुराने टैक्सेस है उसमें जो छूट दी गई है, किसी पे 5% और किसी पे 0.5%, और ये देखकर ये लगता है कि हुकूमत के पास रिलीफ देने के लिए जगह ही नहीं है, अच्छा, जबकि लेकिन है जगह। इसमें मैं सर एक चीज़ और ऐड कर लूँ। आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि एजुकेशन और सेहत ये शायद बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी रहे हैं हमेशा से गवर्नमेंट्स की, और इस बार भी हमने खैर देखा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नई चीज़ ये हुई है कि जो यूथ 64% ऑफ पाकिस्तान जो फ्रीलांसिंग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स हो गया, या फिर यूँ कह लें कि मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस लेकर आ रहे थे, उन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने की तैयारी बल्कि कर दी नहीं, ऐलान कर दिया है। तो वो मेरा ख्याल से वो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि हम जो मिडिल क्लास तबका है, सैलरीड क्लास है, उस पर बोझ कम करेंगे। ये मैं नहीं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमने टैक्स इकट्ठा करने के लिए अब उन तमाम लोगों पर टैक्स लगाना है जो मुख्तलिफ मीन्स से दे आर कलेक्टिंग मनी। देखिए, ये जो रेमिटेंस का मामला है ना, आज एक और चैनल पर मैं था, उधर अदनान पराचा जो एम्पावरमेंट, जो फॉरेन पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उन्होंने यही कहा कि आपकी रेमिटेंस अच्छी बढ़ने की है, चांस है, और आप इसको उनको फैसिलिटेट करोगे कि उनको डराओगे धमकाओगे। अगर डराओगे धमकाओगे तो वो फिर भाग जाएंगे। अभी भी अगर आप देखें तो हमारे पर मंथ $8 बिलियन हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो कमा रहे हैं। लेकिन उनके बाद उनको जो है फैसिलिटेशन क्या मिल रही है कि $1200 से ऊपर अगर उन्होंने किया अपना, $1200 से ऊपर उसने किया, क्या कहते हैं, सामान लाया एयरपोर्ट पर, तो उनको तंग किया जाएगा। यानी $1300 पर उनकी वही चीखो पुकार पहले जैसे होती थी कस्टम वालों की। तो ये आप डीमोटिवेट कर रहे हैं, वो फिर कहीं और चले जाते हैं। उनकी फैमिली के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो भेजते हैं, और ठीक है। बाकी सब जो है वो चले जाते हैं यूरोप के अंदर प्लंज इन हो जाते हैं, दुबई के अंदर प्लंज इन हो जाते हैं, प्लंज इन आपके अमेरिका में हो जाते हैं। वो फिर कहते हैं भाई आप अगर फैसिलिटेट नहीं कर सक रहे हो तो नहीं करो, हमारी जो फैमिलियां रह रही है वो तो $1000 में भी पल जाएंगी, $5000 में भी पल जाएंगी। तो वो देकर वो अपना जान भी छुड़ा लेते हैं, और वो अपनी फैमिलियों को ये भी कह देते हैं कि भाई हुकूमत हमें साथ नहीं दे रही तो हम नहीं भेज रहे। तो वो भी बेचारे चुप हो जाते हैं कि चलो महाना तो आ रहा है, नहीं तो ये भी ना कहीं कर दे। तो ये सब चीजें आपके डीमोटिवेशन के हैं। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर उनको नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का है कि उसको रियल स्टेट में बड़ा सही। झटका लगे हैं। 2 ढाई साल के बाद उसको पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट जो है गायब हो गया है। फिर चौधरी सरवर जब गवर्नर बनकर आए थे पंजाब के, तो पहला सेंटेंस उन्होंने कहा था कि जो 1970s 80s में मेहनत कर करके जो उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी। यूके में, उनका एक ही सवाल है कि उनका फुप्पी का बेटा और मामू और वो सब उनकी जरिए जमीनें खा गए। आप उनको फैसिलिटेट करें, उनकी जमीनों का फैसला कराएं, वो आपको अच्छी से अच्छी रिमिटेंस देंगे। अच्छी खबर है, अगर हमने किया तो ये 36 बिलियन से भी 41-42 बिलियन आ सकता है। अभी लास्ट मंथ ही आप देखिए $4 बिलियन आए हाँ, हैं एग्जैक्टली। रेमिटेंस पर। उनको आप फैसिलिटेट करें। बाकी आपके सवाल का पहला हिस्सा जो था ना कि हॉस्पिटल और लीस्ट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी में होता है। हॉस्पिटल और एजुकेशन,
मैं इसको जरा और आगे कर दूं कि नो प्रायोरिटी पर है, बाहर लिख ठीक दिया खत्म शुद्ध। अच्छा, नहीं देखिए, प्रायोरिटी पे तो इस तरह है गवर्नमेंट की कि वो जितनी भी अद्वियात इंपोर्ट होती हैं बशमूल शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए, दीगर पेशेंट के लिए, उनकी अद्वियात पे जब टैक्स लग गया है तो मेरा ख्याल से प्रायोरिटी पे तो है, पैसे इकट्ठे करने की प्रायोरिटी पे तो है। अच्छा, आपके साथ जो है वो सैयद महमूदुल हक साहब भी मौजूद हैं। मेरा एक बड़ा सवाल है जिसमें मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ, वो ये है शाह साहब, ये तो बताएं कि किसान तो सोलर पैनल पे आ गया था और वो ट्यूबवेल इस्तेमाल करने की बात हो या दीगर, वो उसको यूज़ कर रहे थे सोलर पैनल को एज ए मीन ऑफ एनर्जी, चूँकि कॉस्ट कटिंग भी है और सब कुछ है। अब हुकूमत ने 18% GST लगाया है, क्या बनेगा? 18% इस पे सोलर पे? हाँ जी। तो मेरा ख्याल सरासर ज़्यादती है। एक तरफ ये प्रमोट करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि आप सोलर लगाएं, ट्यूबवेल लगाएं, कुछ स्कीम्स लाते हैं। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने लेके आई कि 8000 किसान दोस्त जो ट्यूबवेल है वो बिजली के इधर और डीजल के इधर कन्वर्ट होंगे। तो ये तो कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। हम कहते हैं कि आपने देखें, बिजली फरवा ना आपने महंगी की है, ना मैंने महंगी की, ना मुआहदे आवाम ने किए हैं, इन्हीं लोगों ने किए हैं। और उस वक्त ये कहते थे कि जो है वो लोड शेडिंग इतनी है तो हमने इसलिए किए। ये तो अब मीडिया जो उसके पस पर्दा मुहरक़ात हैं वो सामने ला रहा है और हम हैरान हो रहे हैं कि कोई अपने मुल्क के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ करेगा। IPPs की जो आपने देखी पिछले दिनों जितनी भी उसके ऊपर डिस्कशन हुई, मीडिया ने की, उसमें बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आई हैं। जो एनर्जी सेक्टर है हमारा वो तो करप्शन से भरा पड़ा है और उसमें आप देखें किसान भी मार खा रहा है और सनतकार भी मार खा रहा है। आज जब सनतकार को महंगी बिजली मिलती है तो उसकी सनत आप वो नहीं खाद चेक चलती। कर लें, स्प्रेस चेक कर लें, हर चीज़ पे गवर्नमेंट ने जो है वो सब्सिडी ख़त्म कर दी है। तो इससे ज़ाहिर है कि और हम ज़रूरी मुल्क हैं। जी, ज़री मुल्क है। एग्जैक्टली ये एक अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अच्छा मोतीवाला साहब, एक और सवाल है, वो ये है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं चाहूँगी कि वो आप अगर हल कर सकें वो मुश्किल। एक तरफ से बड़ा रिलीफ दिया गया है तनख्वाहदार तबके को और वो ये है कि तमाम टैक्स स्लैब्स जो हैं उनमें नुमाया कमी की गई है, बट ऑन दी अदर हैंड जब हम ये भी साथ खबर देख रहे हैं कि कार्बन लेवी लगा दी है, लेवी में इजाफा कर दिया है और वापस क्या खबर है दूसरी ऑन द अदर हैंड? ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि कार्बन लेवी लगा दी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, और 78 रुपये ऑलरेडी हम लेवी पे दे रहे थे, अब वो 100 पे चले गए। तो ये वो वाला हाल नहीं हो गया, कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े? मेरा टेक्निकल इशू है, मोतीवाला साहब को दोबारा कॉल मिलाइएगा। और यही सवाल मैं चाहूँगी कि मैं महमूदुल हक साहब से भी करूँ कि एक तरफ से हम रिलीफ देने की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि रिलीफ मिल रहा है, बट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिलीफ के साथ वो जो पैसे आपके बचाए जा रहे हैं टैक्स स्लैब्स की मद में, टैक्स कम करके, वो आप इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में अदा करेंगे। इज़ इट अ जोक और व्हाट? बिल्कुल ऐसे फरमा मैंने ये अर्ज़ किया ना कि ये एक गोरख धंधा है। हुकूमत जो है वो कोई रिलीफ इस तरह से आवाम को नहीं दे पा रही। जिस कर्ब और जिस मुश्किल के अंदर लोग इस वक्त गुज़र रहे हैं, उनकी अज़ियत जो है वो उससे हुकूमत को उस तरह से एहसास नहीं है। आप देखें कि बिजली के बिल आए दिन जो हैं वो उनके रेट्स। अच्छा, एक और जो है वो हुकूमतों का रवैया आप देखें कि वो पहले एक चीज़ को इतना बढ़ा देंगे बोझ को और फिर उसमें से 2 रुपये या 4 रुपये कम कर देंगे और फिर वो ढोल बजाएंगे कि हमने जो है वो ये देखें ये रिलीफ दे दिया। ये रिलीफ तो नहीं है। आप ये देखें कि ये मुझे याद है कि 2022 के अंदर एक मार्च किया था और वो था महंगाई मुकाओ मार्च। तो वो महंगाई मुकाओ मार्च नहीं, अब साबित हो रहा है कि वो महंगाई बढ़ाओ मार्च था। और हमने तो देखा कि 2022 के अंदर जो कीमतें थी फर्टिलाइज़र की, जो कीमतें थी पेस्टिसाइड की, जो कीमतें थी वो उससे कई गुना जो है वो बढ़ गई।
आप और किसान जो है वो अब इस काबिल ही नहीं रहा कि वो अपनी फसल जो है वो काश्त कर सके। आपके सामने है कि जो कल जो प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इक्तिसादी रिपोर्ट भी जो वज़ीर ख़जाना साहब ने, तो उसके अंदर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि जितनी भी बड़ी क्रॉप हैं 5, वो सारी जो है वो कम हुई हैं। आप देखें कि जाहिर है कि जब आप सहूलत नहीं दे रहे और फिर आप उस तरीके से उनको उनसी करते हुए भी प्रॉब्लम्स करते हैं, किसानों को तंग करते हैं गंदम खरीदारी में भी, तो फिर इस तरह की चीज़ें होगी। मुझे माजरत चाहूँगी, एक ब्रेक का कहा जा रहा है और अभी मोतीवाला साहब वक्त पूछ रहे थे किसी से, तो मैं बता देती हूँ कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी नाजुक है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम डिस्कशन कर रहे हैं जो बजट पेश किया गया है उस पर। अभी इसके समरात आहिस्ता आहिस्ता आया हूँ कि आम आदमी पर भी, बिजनेसमैन तबके पर भी, और जो इन्वेस्टमेंट हम बाहर से लाने की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स भी इसे बड़े कीनली ऑब्जर्व कर रहे होंगे। मोतीवाला साहब, अपार्ट फ्रॉम दैट कि एजुकेशन पे हम क्या एक्सपेंडिचर है, हमारा सेहत पे क्या एक्सपेंडिचर है, एक बड़ी आम सी बात और आम सा जिसे कहते हैं कि सवाल वो ये कि बिजली जो हम IPP से ख़रीदते हैं, सफ़ेद हाथी जिसे हम कहते हैं, उसे गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के लिए यूटिलाइज़ करने की तो बात की है, मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आम आदमी अपना बिल खोल के देखे तो टैक्सेस की भरमार है, जिस पर अब समझ ही आ रही है कि गवर्नमेंट शायद उसमें इजाफा करने वाली है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब कह तो रहे हैं कि ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन IMF आपको ये छूट नहीं देता कि आप बेसिक कमोडिटीज़ में, ख़ास करके जब बिजली की बात करें, उसको सब्सिडाइज करें। देखिए, ये बहुत देरीना मसला है। आमने सामने टेबल टेनिस खेला जा रहा है। एक टेबल पर IMF कहती है कि 2000 अपने का अवार्ड एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डेडिकेटेड नहीं दे सकते। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि IT को बढ़ाना है, क्रिप्टो का काम शुरू करना है, माइनिंग करनी है। तीसरी तरफ हम कहते हैं कि हाँ भाई, ये जो 5000 25,000 बच्चा है जो एजुकेटेड है, इंग्लिश स्पीकिंग है, कहते हैं ना कंप्यूटर सेवी है, तो उसके लिए है, हैव नॉट्स के लिए तो कुछ नहीं है। तो ये सब जो है, अभी आपके प्रोग्राम के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि तज़ाद इतने हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक होता है ना, एक सर्वाइवल के लिए छपा छप मार रहे होते हैं समंदर में भी, स्विमिंग पूल में भी, ये इस तरह के क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। अब ये कैसे कह रहे हैं कि IMF का आखिरी होगा? अभी तो हमारे इतने ज़्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं कि हमें जहाँ रिलीफ मिला कि 22% से इंटरेस्ट रेट कम हुआ और आ गया 11%, तो जो सूद के मद में गवर्नमेंट को पैसे भरने पड़ते थे डोमेस्टिक लोन्स पर और इंटरनेशनल लोन्स पर, तो वो भी अब यानी उसमें रिलीफ की जगह थी, वो रिलीफ भी कहाँ दिया, कहीं नहीं दिया। जो आपको रहता है ना कि सिंबॉलिक किया कि भाई 5% इस पर, आधा % उस पर, ये वो, तो वो सब चीज़ें देखकर अब IPPs का मसला आज का थोड़ी है। IPPs का मसला सालों से चल रहा है। बड़ी मेहनत की पावर सेक्टर के मिनिस्टर्स ने कि भाई किसी तरह इसको हैंडल करें। सर्कुलर डेट का भी आएगा। सर्कुलर डेट में बैंकें कभी क्या कह रही हैं, कभी क्या कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि बैंकों से कभी उठा नहीं सकते, नोट क्या छाप देंगे और हमारी डिवैल्यूएशन हो जाएगी। क्या आप किस एस्पेक्ट को चेक करोगे? ये वो कहते हैं ना, सारा का सारा निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। अभी एक चैनल पर था तो फारूक सलीम साहब कहते हैं कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का मसला नहीं है, जो गवर्नमेंट के जहाँ एक्सपेंड कर रही है, जहाँ एक्सपेंस, वो बड़ा तबाहकुन है, यानी उनको नुकसान पर नुकसान। अब ये जो 5 डंपर्स हैं, मैं इनको वो नहीं कहूँगा कि बैड इन्वेस्टमेंट, ये डंपर्स ही मैं इनको कहता हूँ, जो कराची की सड़कों पर बैठते हैं, मारते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो ये डंपर्स PIA, पाकिस्तान स्टील, इससे जान भी नहीं छूट रही है, प्राइवेटाइज भी नहीं हो रहे हैं। वो IMF कह रही है प्राइवेटाइज करो। एक एग्रीकल्चर से ये भी किया जाता है, और वो ये है कि हम उस तरीके से टैक्सेस में रेगुलेट नहीं कर पाए इस सेक्टर को। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये ज़रूरी है तो रेगुलेशन होनी चाहिए? जी फरमा, मैं गुजारिश करूं कि ज़राअत जो है ये पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ये हम सुनते आए हैं और आप भी सुनती आई होंगी, मैं भी सुनता आया हूँ कि किसान खुशहाल और पाकिस्तान खुशहाल। ना तो किसान खुशहाल हुआ, जब किसान खुशहाल नहीं हुआ तो पाकिस्तान भी खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे मुल्क के अंदर पॉलिसीज़ का फुकदान है।
पॉलिसीज़ नहीं बनती, बाहर की दुनिया में 10-10 साल की पॉलिसीज़ बनती हैं। पता होता है कि आने वाली फसल का रेट क्या होगा, किसान को पता होता उनके अखराजात क्या होंगे। यहाँ तो हमें पता ही नहीं, इतनी फ्लक्चुएशन है कि आपका एकदम से पता चलता है कि डीजल बढ़ गया, एकदम से पता चलता है बिजली का रेट बढ़ गया, एकदम से पता चलता है जनाब बैठे बैठे खाद की कीमत जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे हुकूमत का तो कोई जो है वो कंट्रोल, मैं नहीं समझता कि कोई कंट्रोल है। वो अपनी मनमानी करते हैं। कंट्रोल अगर कोई है तो वो एक सॉफ्ट जो एक टारगेट है वो किसान है, कि किसान की ना तो ये देखा जाता है कि अखराजात क्या हुए हैं उसके गरीब के। ये किसान जो है वो इसी के दम से रौनके हैं जो 25 करोड़ लोगों को ये अनाज मुहैया करता है, पेट पालता है। और जब आपको याद होगा कि 9/11 आया था या 28 मई हुआ था तो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई थी फरवा, लेकिन फूड की कमी, अनाज की कमी नहीं हुई। तो आज दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी पहले नंबर पे है कि वीट और कॉटन। तो गुजारिश ये है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो उसमें कोई ऐसी पॉलिसी लाने में नाकाम रही हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि अच्छा बीज हमें दिया हो, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए हों। अब आप देखें कि जो हमारे यहाँ ट्रैक्टर्स बन रहे हैं ये बाहर की दुनिया ने म्यूज़ियम में रख दिए हैं, और खैर से हमारे ट्रैक्टर्स की कीमतें एकदम से इतनी वो बढ़ा दी गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आपके सामने देखें हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर नेबर कंट्री में यूरिया की खाद जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में 900 रुपये की, और हमारे यहाँ जो है वही यूरिया जो है वो 4700 और 4500 की। वहाँ DAP पाकिस्तानी रुपीज़ में 3900 रुपये की, यहाँ पे 13,000 रुपये की। मैं ये कहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब आप किसान को दे ही नहीं रहे, इसके बावजूद किसान खप रहा है, फिर आपने जो गंदम में उनके साथ सलूक किया, जो हशर किया, उसका नतीजा ये निकला कि इस साल 29 लाख टन गंदम कम हुई। अभी आपके पास ज़खायर पड़े हैं। फरमा मैं याद करा दूं कि आपको याद होगा कि ये बदकिस्मती है कि अपने मुल्क में आटे की लाइन में 42 ख़वातीन शहीद हुई हैं। ये बाइस शर्म बात है हमारी हुकूमतों के लिए कि आप, क्योंकि पॉलिसी कोई नहीं है। अभी जिस तरह अब इन्होंने एकदम से गंदम का रेट कम किया और किसान मारा गया, इन्होंने जो 76 साल का निज़ाम था पास्को का, फूड का, तो आप जो है उस निज़ाम को अगर बदलना चाहते हैं तो ग्रेजुअली बदलिए। आप 45 लाख टन पंजाब खरीद करता था, 25 लाख टन सिंध खरीद करता था, तो आप उसको कम कर देते। 2-3 सालों के अंदर आप उसको लेके आते, निज़ाम भी बेहतर होता। एकदम से आपने जो है वो किसान को परेशान किया, उसकी वो पूरी जो है वो फाइनेंशियल पावर वो ख़त्म हो गई। अब अगली आने वाली, अब आप कॉटन को देखिए। कॉटन जो है वो 15 लाख गांठ पहले मंगवाई और अब जो है वो 35 लाख के ऑर्डर्स दिए। और जबकि ये ज़री मुल्क है, कॉटन ये एक वाइट गोल्ड कहा जाता है, इसको जन्नत कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे देखें हमने किस बुरी तरह हम पिटे हैं। और हमारे नेबर कंट्री में 80 लाख से 4 करोड़ गांठ पे पहुँच गया। क्यों? रिसर्च पे पैसा नहीं खर्च होता। बजट पे मुझे बताइए, टेक्नोलॉजी को नहीं किया जाता। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान से कॉटन आप एक्सपोर्ट करते, पाकिस्तान से गंदम एक्सपोर्ट की जाती। ज़रा कि आपने, मैं लोगों के आसानी के लिए, क्योंकि इंतहाई टेक्निकल टॉपिक है, मोतीवाला साहब भी मौजूद हैं, सईद महमूदुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिर्फ आवाम के आसानी के लिए कि यूँ समझें कि आपने घर का बजट बनाया है और आप कर्ज़ों पे चल रहे हैं। आपने उस बजट में से, महदूद लिमिटेड बजट में से कर्ज़े भी अदा करने हैं और आपने अपना घर भी चलाना है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब पैसा बनाने की बात आती है मोतीवाला साहब, तो 2-3 चीज़ें हैं जो मोटी मोटी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें और इंपोर्ट्स को आप लिमिटेड कर लें या कम कर लें, और दूसरी चीज़ ये है कि आप बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों में ज़ाहिर है कि जितने भी शोबे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री काम कर रही है, कॉमर्स है, उन सबको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी हर लिहाज से चाहिए। उनको सस्ती बिजली भी चाहिए अपनी मशीनरी लगाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए, उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी चाहिए, और फिर इस तरीके से वो काम करके पैसा बना के और फिर आप उन पर टैक्स भी लगा सकते हैं। तीसरी एक आम चीज़ है कि ये कहा जाता है, शिकवा किया जाता है कि गवर्नमेंट
जिस तरह टैक्सेस लगाती है, आम आदमी पे तो लगा रही है जो लगा रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन कुछ सेक्टर्स को छूट भी, यानी जितना टैक्स उनका बनता है उनको उस तरीके से टैक्स नेट में लाने में भी कामयाब नहीं हो सकी गवर्नमेंट। और एक चौथी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर हम आपसे बात कर रहे थे, और वो था प्राइवेटाइजेशन, यानी जो आपके एसेट्स हैं आप उनको अगर नहीं चला पा रहे, आप हाथ से पैसे लगा रहे हैं, आप उनको बेच दें। प्राइवेटाइजेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा ख्याल से प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई थी, अभी भी शायद नीयत हो गवर्नमेंट की, मुमकिन है? मुश्किल ये है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, सख्त होते हैं इस टाइप के पॉलिटिकल डिसीजंस और ये लेना पड़ते हैं। अब देखिए, जब बंगाल में, इंडिया के बंगाल में जो ज्योति बासु था, तो वो यूनिट को बेचने, प्राइवेटाइजेशन करने नहीं देता था, लेकिन सिक यूनिट को फॉरेन प्राइवेटाइजेशन के लिए दिया जाता है। हमारे पास तो ये वाइट एलिफेंट्स इतने सारे पड़े हैं जो सिक यूनिट्स हैं। ये वाइट एलिफेंट्स का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर कोई सल्तनत को, दूसरी सल्तनत को तबाह करना हो तो बादशाह दूसरे बादशाह को, राजा को एक वाइट एलिफेंट गिफ्ट कर देता था। फालिश की बात है, उसकी मेंटेनेंस में ही वो मुल्क तबाह हो जाता था, वो सल्तनत तबाह हो जाती थी, छोटी छोटी रियासतें थी। अब यही फिनोमेना हमारे साथ है। पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे, पीआई, 250 आदमी का एवरेज है पर एयरक्राफ्ट दुनिया में। हमारे पीआई में 850 लोग हैं पर एयरक्राफ्ट। अब आप कोई फॉर्मूला, यानी कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, वो सब कहते हैं कि भाई 5% इसमें है गड़बड़, चोरी तनख्वाहों में, तो बाकी जो माल चोरी हो जाता है, कभी एयरक्राफ्ट उधर रोक लेता है मलेशिया, कभी एयरक्राफ्ट जर्मनी में बिक रहा होता है, वो क्या रहा है। तो फिर अभी आपने प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट पाकिस्तान स्टील के लिए भी है, उसके लिए रशियंस भी आने को तैयार थे, सब थे, फिर नहीं हुआ, फिर रुक गया। पाकिस्तान रेलवे, इस एरिया में सब लॉस करने वाली एक ही रेलवे अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की है। हमारे पार्टीशन के वक्त पर हमें 8,700 माइल मिले थे रेलवे ट्रैक, और उधर मिले थे 87,000। आज वहाँ पर 1.5 लाख हैं। हम 8,700 से 1 किलोमीटर भी बढ़ा नहीं सके, बल्कि कई जगह तो लाइनें ख़त्म हो गई हैं, कई जगह बोगियाँ बिक रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कितनी बोगियाँ इन्होंने कराची शिपयार्ड को बेची, हनीफ अब्बासी साहब ने, कि बोगियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब उसका लोहा, उसकी चीज़ें, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सब वाइप आउट हो रहा है, और रेलवे को पसंद कोई नहीं करता। फिर ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं टेररिज्म के, आपने जो 3 क्वेश्चंस किए ना कि ये एक्सपोर्ट बढ़ा दें, इंपोर्ट कम करें, और अपना तीसरा जो आपने भूल गए हैं वो है रेमिटेंस। रेमिटेंस करने वाले भी अपने लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं। एग्जैक्टली। रेमिटेंस वाले भी कहते हैं कि हम अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो हमें कोई एक वन विंडो का अपॉर्चुनिटी मिले। जरूरी नहीं कि वो SIFC के काम में आए, वो आ सकते हैं, रियल स्टेट में भी आ सकते हैं, वो आ सकते हैं कि यहाँ पर IT में आ जाएं, वो आ सकते हैं कि एक टेक्सटाइल यूनिट डाल लें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वैल्यू एडेड कर लें। अब ये जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट के आप कर रहे हो, जो आपने मेरा पहले नाम रखा था जुबैर मोतीवाला, दोस्त ही है, तो वो जो है उसने बताया है मुझे कि हमारा कंपटीशन थाईलैंड तो था ही पहले से, अब वियतनाम और कंबोडिया और ये सब भी आ गए, ठीक है। अब उसने कहा कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबके फेयर्स दे ले, इलेक्ट्रिसिटी कितने में उनको मिल रही है, क्या है। आखिर में उसने कहा कि 90 सेंट की एक टी-शर्ट पड़ती है बांग्लादेश में और हमारे यहाँ पड़ती है $1.5। वो कैसे कम्पीट करेगा? यही से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मुज़ैका खेज पॉइंट भी है। मोतीवाला साहब, थोड़ा सा मैं माजरत चाहूँगी कता कलामी की, ब्रेक लेना भी मजबूरी है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ या फिर तकलीफ, और आवाम के लिए कितनी आसानियाँ, कितनी मुश्किलात समअप करने जाते हैं। शाह साहब, मुझे बताइएगा कि एज अ होल अगर हम इसे समराइज़ करें इस बजट को, और ख़ास करके इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान बम्पर क्रॉप हुई है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये वाली बातें सुनने के बजाय अब हम ये सुन रहे हैं कि कमी हुई है, पैदावार में कमी हुई है, और हम इस बार गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चावल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कितना नुकसानदेह है हमारी मईशत के लिए? और क्या, चूँकि मिनी बजट ना पेश करने की बात की गई है, तो हम ये समझें ये फुल एंड फाइनल है, इसमें कोई बेहतरी निकल सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये अभी कई बजट आएंगे, आप तसल्ली रखिए।
नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई मिनी बजट नहीं आना, खातर जमा रखिए। परवाह आप भी यही हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आप देखिएगा एक बात, सवाल ये पैदा होता है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है। आप देखें कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बाहर से लाने पड़े। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं है। जब हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी, हम ये कहते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क जैसा आपको दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिलेगा। आपका आम बेहतरीन आम, और उसके अंदर आप ये देखें कि 50% जो है वो एक्सपोर्ट उसकी कम हो गई, प्याज की कम हो गई, किन्नू की कम हो गई, आपकी दीगर चीज़ों की अशिया जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई। मैं ये कहता हूँ कि सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। अच्छा, कुछ सरप्लस हो जाए कोई चीज़ तब भी हमें परेशानी हो जाती है। जबकि कुछ ममालिक में ये हुआ कि गंदम जो है वो सरप्लस हो गई, किसान सड़कों पे आए, वहाँ की हुकूमत ने वो गंदम ख़रीद के वो समुंदर बुर्द कर दी। और आप देखें कि वहाँ पे जहन बैठे होते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम अपना पेट आगे रखते हैं और मुल्क को पीछे रखते हैं। ऐसा मुल्क कहीं मिलेगा जहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलें, झरने मिलें, लेक्स मिलें, समुंदर, और आपको बंदरगाहें जो डीप जो है वो मिलें। आपको कमी किस चीज़ की? कमी विल की है, लीडरशिप की कमी है। देखें, इन्हीं लोगों के पास इक़्तिदार है ना, या इस्टेब्लिशमेंट रही या ये लोग रहे, जिम्मेदार ये है ना, आप और मैं तो नहीं। फरवा बात ये है कि हम तो मार खाने के लिए, हम तो टैक्स अदा करने के लिए। आप मुझे बताएं कि हमारा आबियाना 400 रुपये था, जो कहते हैं कि जरी जो है वो आमदन पे टैक्स। भाई आमदन होगा तो आप टैक्स लोगे। आपने तो हमें मार दिया। सैलाब आए तो हम मरे, गर्मी आए तो किसान मरे, आपके सर्दी ज़्यादा सख्त आए, क्रॉप के ऊपर उसके असरात होते हैं। हमारे यहाँ कोई मौसमियाती तब्दीलियों के हिसाब से कोई बीज नहीं बनाए जाते, कोई रिसर्च नहीं है, रिसर्च पे कोई पैसा नहीं खर्च कर रहे। हम ना बाहर से कोई बीज कोई मंगवा रहे हैं ताकि हमारी पर एकड़ यील्ड बढ़े, हमारी पैदावार अगर बढ़ जाए तो हम ये कहते हैं कि कुछ कम कीमत में। अब ये जो गंदम का खिलवाड़ किया, गंदम एक इंजन है इन तमाम फसलों की, और बाकी exactly, और हमने ये भी देखा कि हमारे मुल्क में गंदम जो है एक्सपोर्ट करने की एक टाइम में, एक दौरे हुकूमत में अप्रूवल दिया गया, गंदम चलेगी, फिर वापस भी मंगवाई गई। अच्छा, मैं इसे समअप करती हूँ। मोदी वाला साहब, वो इकबाल ने कहा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती ये वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। क्या हम ये कह सकते हैं? नहीं, इकबाल के टाइम पर जरखेज़ थी, पॉपुलेशन कम थी तो जरखेज़ थी। अब हमारी पॉपुलेशन बूम है ना, दुनिया की हाईएस्ट लेवल पर है, तो अब जरखेज़ नहीं रही है। पोटेंशियल कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि सप्लाई साइड हमारी हमेशा तकलीफ में रहेगी, क्योंकि ये मुल्क 16-17 करोड़ तक तो कर रहा था। जैसे शाह साहब ने कहा कि 911 पे सैंक्शंस लगे, लेकिन हमारे पास एम्पल सप्लाई और फूड सप्लाई थी। अब फूड सप्लाई चेन जो है ख़राब हो गई है या बंद हो गई है। अब उसमें हाथ खाने वाले ज़्यादा हैं, और सामान जो ज़मीन से बाहर उग रहा है या अंदर उग रहा है या उसके नीचे गैस और वो सब ख़त्म हो रही हैं। गैस का आप देख लें, फर्टिलाइज़र का 90% कॉम्पोनेंट क्या है? गैस हमारे पास ख़त्म है। तो जाहिर है यहाँ पर ये रकम जो मांग रहे हैं फर्टिलाइज़र की, वो जस्टिफाई करते हैं कि भाई आपने 57% बढ़ा दिया। रिलीफ क्या मांग रहा है एक्सपोर्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़मींदार, ये कि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल की कम करें। अभी आपके सामने सोलर की बात हो रही थी कि सोलर पर एक तरफ तो सोलर को प्रमोट कर रहे थे, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। अभी मैंने किसी चैनल के एंकर से शर्त लगाई है, मेरे को अलाउड है, तो वो जो है कि ये जो एंड में सोलर पर इन्वेस्टमेंट करने वाला हार जाए, क्योंकि ये रोज नया कंसिस्टेंसी है नहीं है। हाँ। रोज नया ये फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं, कट एंड पेस्ट वाले हैं। यानी इसे कुल मिला के अगर हम वाइंड अप करें, बहुत शुक्रिया जफर मोदी वाला भी बहुत शुक्रिया, सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर हम इसे समराइज़ करें, मैं अपनी बता देती हूँ दानस के मुताबिक, तो वो ये है कि
कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ तकलीफ़ है। इसके साथ सब्र और शुक्र करना सीखें, क्योंकि आपसे टैक्स वसूल किया जाएगा, लेकिन टैक्स के बदले अगर आप साफ़ सड़कें, अच्छे अस्पताल और बच्चों की मयारी तालीम वो भी मुफ्त मांगेंगे तो वो नहीं मिलने वाली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।